नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। और चलिए हम कल जो पढ़ रहे थे उसी के आगे पढ़ाते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हमें करनी है, जैसे कि हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल किया था। तो चलो शुरू करते हैं। मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, अब आप बोर्ड देख सकते हैं ना। चलिए, तो हम जैसे कि कल हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल्स कर रहे थे और हमने जो है औरंगजेब 5807 को का रोल देखा था। का रोल, ठीक है, औरंगजेब का रोल देखा था 5807 का, कि औरंगजेब का क्या रोल था जो आपका डिक्लाइन हुआ मुगल्स में, उसमें क्या रोल था। और हमने जो है इनके ना पॉलिटिकल रोल्स को डिस्कस किया था, पॉलिटिकल रोल को। और आज हम कोशिश करेंगे, थोड़ा क्या है, अब मैं पेस बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। शुरुआत थी इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा था, अब मैं थोड़ा सा पेस बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो है इनके रिलीजियसली डिवाइसिव पॉलिसीज रिलीजियसली डिवाइसिव पॉलिसीज की बात करेंगे। मतलब क्या है कि औरंगजेब की वो रिलीजियस पॉलिसीज जो कि डिवाइसिव थी और जो कि कारण बनती हैं किसका, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का। तो डिवाइसिव जैसा कि नाम ही बता रहा है, कौन सी, बांटने वाली पॉलिसीज, ठीक है। तो डिवाइसिव पॉलिसी, रिलीजियसली डिवाइसिव पॉलिसीज की हम बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते तो सबसे पहले औरंगजेब ने क्या किया ना, कि एलिनेटेड मासेस का मतलब क्या है कि भाई देखो, एलिनेट मतलब क्या होता है, एलिनेट मतलब होता है अलग थलग। अलग थलग मतलब क्या हुआ कि उसने क्या किया ना, कि जो मासेस थे, जो आपके लोग थे, उनको उसने बांटने की कोशिश की। क्यों बांटने की कोशिश की, वही चीज होती है ना, जैसे कि हम लोग काफी जानते हैं, ये चीज डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी वाली चीज आ जाती है। तो इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि जिजिया जिजिया टैक्स लगाया था इसने, किस पर, ऑन नॉन मुस्लिम्स पर। जिजिया टैक्स क्या था ना, एक तरीके से जो पिलग्रिम्स होते थे, कि आपको अपनी पिलग्रिम साइट पर जाना है, आपको अपने तीर्थ स्थल पर जाना है, तो उसके लिए जिजिया टैक्स लगाते थे, ठीक है। तो उसके लिए जिजिया टैक्स लगा देते थे किस पर, नॉन मुस्लिम्स पर। मतलब क्या है ना, वो लोगों के दिमाग मर रहा है, क्यों ना, क्योंकि औरंगजेब क्या है, एक ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स मतलब पता है क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी। रूढ़िवादी वो मतलब रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स है वो, मतलब अपने धर्म को मानता है और अपने धर्म को मतलब प्रचार प्रसार भी उसका करता है, और वो मतलब उस धर्म को लेकर काफी कट्टर है। तो ऑर्थोडॉक्स आप सिंपली ये समझ सकते हो। तो वो उसी चीज की नीति आपको उसकी रिलीजियस पॉलिसीज में भी हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि उसने जिजिया टैक्स लगाया किस पर, नॉन मुस्लिम्स पर। और अगली चीज उसने क्या की, कि जो हमें मतलब क्या है ना, हम ये प्रूफ्स हैं, ये जो कुछ मैं जो बता रहा हूँ, ये कुछ कुछ प्रूफ्स हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि औरंगजेब ने जो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो डिवाइसिव थी, ठीक है। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं, जैसे कि नॉट रिपेयरिंग टेम्पल्स। अब मैंने यहाँ पे ना टेम्पल्स लिखा है, आपको ध्यान रखना है कि वो टेम्पल्स को रिपेयर नहीं करवा रहा है, टेम्पल्स को रिपेयर नहीं करवा रहा है। और प्लस क्या कर रहा है, वो जो टेम्पल्स के लिए जो जमीन है उसका एलोकेशन भी कम कर रहा है, रिड्यूसिंग एलोकेशन ऑफ लैंड्स टू टेम्पल्स, ठीक है। तो वो ये भी काम कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है ना, कि जो मतलब जैसे कि जो अलॉटमेंट है, कि भाई ये जगह जो है वो टेम्पल्स के लिए निर्धारित की गई, उस अलॉटमेंट को भी वो कम कर रहा है या खत्म कर रहा है। प्लस इवन क्या कर रहा है उसने, इवन और भी चीज क्या करी, कि डिमोलिश्ड इम्पोर्टेंट हिंदू
टेम्पल्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल्स थे उनको भी डिमोलिश किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिलीजियसली डिवाइसिव पॉलिसीज हैं एंड फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ये चीजें हैं, सबके लिए ये चीजें नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो रिलीजियस पॉलिसीज थी मुगल्स की, वो क्या थी, डिवाइसिव थी। वो क्या थी, मुगल डिवाइसिव थी। और बेसिकली किसकी, मुगल्स की नहीं कहेंगे हम, किसकी, औरंगजेब की। किसकी, औरंगजेब की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, जैसे कि पहला तो हो गया एलिनेटेड मासेस, दूसरा क्या हो गया। अब आप देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप इस तरीके से अपना नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने इस तरीके से नोट्स भी बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटेड इंपॉर्टेंट लीडर्स, प्लस इसने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया। अब उसका हमें एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि आपके जो नाइन्थ गुरु थे, नाइन्थ गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, और इनको जो है क्या किया था, इन 1675 में औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर दिया था। और जो कि एक सिख गुरु है, जाहिर सी बात है ये सिख गुरु है, ठीक है। अब देख रहे हो ये भी नॉन मुस्लिम है। अब समझिए इस चीज को। तो हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम रिलीजियसली डिवाइसिव पॉलिसी पढ़ रहे हैं औरंगजेब की, ठीक है। अब हम आते हैं अगली पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि जो आपके जो आपके ये थे संभाजी, संभाजी, और जो कि कौन थे, एल्डर सन थे किसके, ऑफ शिवाजी के, जो कि एल्डर सन थे शिवाजी के। और इनको भी लगभग कहा जाता है कि इनको टॉर्चर किया, और ये भी कहा जाता है कि लगभग 3 इयर्स तक टॉर्चर किया, और उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया 1689 में। 1689 में क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे बात आई थी कि भाई इनको ऐसा किया क्यों औरंगजेब ने। बेसिकली क्या था ना, सबसे मेन जो फैक्ट बना वो ये बना कि दोनों ने ही, बोथ हैव हैड रिफ्यूज्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। मेन पॉइंट ये बनता है, और इन्हीं चीजों से, इन्हीं प्रूफ से हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, वो क्या थी, डिवाइसिव थी। वो क्या थी, डिवाइसिव थी। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। इससे क्या होगा, जो मासेस होगा, जो आपकी आम जनता होगी, वो क्या होगी, वो डिवाइड हो जाएगी। प्लस वो क्या होगी, उनको ये चीज पसंद नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बनेगा डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स का। अगला पॉइंट जो है, हम आते हैं अगले पॉइंट पर, हम आते हैं अगले पॉइंट पर, हम आते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, जो एक कारण था वो था वीक successor successors after औरंगजेब। ये भी औरंगजेब से रिलेटेड है, हालांकि इसमें रोल नहीं है औरंगजेब का, बट क्या होता है ना कि औरंगजेब हो चाहे जैसा, बट वॉज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। वो स्ट्रॉन्ग लीडर तो था। स्ट्रॉन्ग लीडर क्यों कह सकते, क्योंकि उससे लोग डरते थे भाई, ठीक है। पॉलिसीज काफी क्रूअल थी, और स्ट्रॉन्ग लीडर एक तरीके से कहा जाता था, लोग डरते थे, उसके खिलाफ नहीं जाते थे। लेकिन उसके बाद जो एम्परर्स आए, मुगल एम्परर्स आए, वो क्या थे, वीक थे। और वीक सक्सेसर होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज अभी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, और एक चीज और है, अभी हम सारे सारे पॉइंट की बात करेंगे। ये क्या है ना, ये कुछ मिसलेनियस टाइप है, जो औरंगजेब के अंडर ही आप लिख सकते हो कि रोल ऑफ औरंगजेब, जिस वजह औरंगजेब की वजह से जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में आया है, जो औरंगजेब कारण बना है, उसके मिसलेनियस पॉइंट में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। बाकी उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने उसकी पॉलिटिकल रूल्स की हमने बात कर ली थी, और उसके रिलीजियसली डिवाइसिव पॉलिसीज की हमने बात कर ली। अब उसके कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला था कि भाई औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर्स आए वो क्या थे, वीक थे। अगली चीज यहाँ पे जो बनती है वो ये है कि जो टेरिटोरियल गेन्स किए गए औरंगजेब के द्वारा, टेरिटोरियल गेन्स ऑफ औरंगजेब, जो टेरिटोरियल गेम्स थे औरंगजेब 5807 के, वो क्या किए,
वो बैकफायर कर गए। वो क्या कर गए? बैकफायर कर गए। कैसे बैकफायर करे? कैसे बैकफायर करे भाई, आप ये बताओ। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। ये बैकफायर करते हैं जागीरदारी क्राइसिस के तौर पर और इवन इन एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर। ऐसा क्यों होगा? अब देखो, जागीरदारी क्राइसिस तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, तो उसकी वहां पे बात कर रहे हैं, करेंगे ही। लेकिन यहाँ पे इन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? अगर ये टेरिटोरियल गेन होगा तो आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए कि भाई जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो उसको सेंटर से कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है तो जाहिर सी बात है वही चीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगी। और इवन क्या होगा कि इसके चक्कर में जो आपका जो मजबूत पार्ट है वो भी कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें बैकफायर करते हुए देखने को मिलेगा। प्लस क्या होगा? प्लस औरंगजेब की इस पॉलिसी से हमें एक चीज और पता चलती है कि औरंगजेब ने क्या किया ना, टेरिटोरियल गेन्स करने में, ये एक मतलब ये ना नॉर्मल सी चीज है कि टेरिटोरियल गेन्स करने में वो इतना लीन था कि उसने जो है अपना जो मतलब बोलते हैं ना कि जो उसका अवेलेबल जो साम्राज्य था उसको उसने मजबूत नहीं किया। उसको और ज्यादा मजबूत करने की बजाय, उसको और ज्यादा प्रोग्रेस करने की बजाय, उसको और ज्यादा रिफॉर्म लाने की बजाय उसने क्या किया, टेरिटोरियल गेन पर ध्यान दिया। ठीक है, तो ये भी एक कारण माना जाता है इसका, औरंगजेब के रोल में ही इसको मानेंगे हम, फॉर द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अगला हम पॉइंट बात करते हैं जो कि अब क्या होगा, अब ये जो है उससे हटकर है, औरंगजेब के रोल से हटकर है। और इसमें क्या है? इसमें है इंस्टीट्यूशनल फेलियर। इंस्टीट्यूशनल फेलियर। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, या फिर हम इसको और दूसरा नाम से भी कह सकते हैं, गवर्नेंस फेलियर। देखिए, अब जैसे कि कभी कदार आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई मेंस में आंसर कैसे लिखना है। भाई ये जो नोट्स है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो आपको यहाँ पॉइंट दिख रहा है ना, आप उसमें से सब पॉइंट्स बना सकते हो। और इस तरीके से जब आप पॉइंट्स में चीजें दोगे और इस फॉर्म में आंसर लिखोगे तो काफी ज्यादा वो चीज इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि आप छोटी सी जगह में कई चीजें लिख पाओगे और बहुत ही अच्छे से आसानी से समझा पाओगे। तो थोड़ा सा ये पॉइंट है, अब मैं तो रफली कर रहा हूँ ये काम आपको जल्दी जल्दी समझाने के लिए, लेकिन आप इसी को और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज कर देंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एक आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करते हैं हम इंस्टीट्यूशनल फेलियर एंड गवर्नेंस फेलियर की बात। तो अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? जो हमने इतनी देर से एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हमने जो 2 दिन में, उसी की हम बात करेंगे, दैट इज दी मनसबदारी सिस्टम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मनसबदारी सिस्टम कैसे यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। देखो जैसे कि मैंने वहां पे आपको बात की थी, एक मैंने पर्सनल लॉयल्टी और इम्पर्सनल लॉयल्टी की बात की थी। तो यहाँ पे जो है क्या है ना, सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट है नो इम्पर्सनल लॉयलिटी। और अगली चीज जो इसके लिए मनसबदारी सिस्टम में जो चीज नेगेटिव थी वो क्या थी, कि वहां पे एग्जिस्ट करता था, इंस्टेड एग्जिस्ट इंस्टेड एग्जिस्ट पर्सनल लॉयलिटी। देखिए अगर आपने लास्ट क्लास देखी है, अगर आपने पिछली क्लासेस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इम्पर्सनल लॉयल्टी और पर्सनल लॉयल्टी में क्या डिफरेंस मैंने वहां पे बताया था। पर्सनल लॉयल्टी मींस लॉयल्टी, इम्पर्सनल लॉयल्टी मींस लॉयलिटी टू द एम्पायर, नॉट टू द किंग। किंग से नहीं है, एम्पायर से है, साम्राज्य से है, साम्राज्य से लॉयल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा ना, ये जो लोग इम्पर्सनल लॉयल्टी जहाँ पे होती है वहां पे क्या होगा ना, कि जो ऑफिशियल्स होंगे वो हमेशा ये ट्राई करेंगे कि उनका साम्राज्य खत्म ना हो, उनका साम्राज्य ना बिगड़े। उनको पर्सनल तौर पर कोई मतलब नहीं है, उनको मेन फोकस उनका ये रहता है कि हमारा जो है साम्राज्य सही रहना चाहिए, हमारा जो है साम्राज्य बचा रहना चाहिए। और वहीं पे पर्सनल लॉयल्टी में क्या हो जाता है कि लॉयलिटी just opposite to the king, not to the एम्पायर। एम्पायर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनको किंग से, भाई हमारा फेवरेट जो है वो किंग होना चाहिए, क्योंकि वो किंग हमें जो है हमारे गेन्स प्रोवाइड करेगा। अब यही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मैंने एक टर्म और इस्तेमाल किया था, दैट इज द क्लाइंट पैट्रन
रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि भैया जो मनसबदार थे के बीच में क्या था, क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप। अगर आपने रिवीजन किया होगा होंगी पिछली क्लासेस, क्लाइंट मतलब क्या है, पैटर्न मतलब क्या है, यहाँ पे दैट इज दी मनसबदार। यहाँ पे क्लाइंट है, मनसबदार, पैटर्न कौन है, किंग। पैटर्न कौन है, किंग है। अब यहाँ पे किंग क्या कर रहा है, किंग क्या कर रहा है, किंग दे रहा है मनसब्स, मनसब्स, और क्या दे रहा है, जागीर्स दे रहा है। मतलब मनसबदार को लालच किसका है, मनसबदार को लालच किसका है, मनसब्स का लालच है और जागीर का लालच है। और वहीं पे किंग मनसबदार से क्या ले रहा है, मनसबदार क्या दे रहा है, दैट इज दी लॉयलिटी एंड मेंटेनिंग, मेंटेनिंग आर्मी। भाई जैसा कि हमने कहा था कि जो मुगल स्टेट था दैट वाज अ मिलिट्री स्टेट। और इवन कोई भी आप किंगडम आप देखो उसकी मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मिलिट्री ही वीक होगी तो वो किंगडम वीक हो जाएगा। वैसा ही कुछ अभी हमें आगे देखने को भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या था ना, ये क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप चल रहा था। कोई इम्पर्सनल लॉयल्टी नहीं थी, वहां पे पर्सनल लॉयल्टी एग्जिस्ट कर रही थी। जिस वजह से क्या होगा ना, ये मनसबदार, अभी आप आगे चल के देखेंगे, अभी और मैं डिटेल में इसको दूंगा, बताऊंगा कि जो मनसबदार होंगे वो काफी ज्यादा सेल्फिशली एक्ट करेंगे। एंड इवन जो किंग होंगे वो भी सेल्फिशली एक्ट करेंगे। अब किंग कैसे सेल्फिशली एक्ट करेंगे, इसकी भी हम आगे बात करते हैं, इसकी भी हम आगे बात करते हैं। अब इसी से इंस्टीट्यूशनल फेलियर से जुड़ा हुआ एक पॉइंट हम और देखेंगे। क्या देखेंगे, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो औरंगजेब से भी, औरंगजेब से नहीं जुड़ा है बट पोस्ट औरंगजेब, मैंने अभी बताया था पोस्ट औरंगजेब क्या था, औरंगजेब 5807। पोस्ट औरंगजेब क्या था कि जो सक्सेसर थे वो क्या थे, वीक थे, वीक सक्सेसर्स, ठीक है। अब वीक सक्सेसर्स होने की वजह से क्या था, ये मनसबदार को कंट्रोल करने में फेल हो गए थे। वीक सक्सेसर होने का मतलब क्या था, फेल्ड टू कीप मनसबदार अंडर कंट्रोल। भैया मनसबदार को कंट्रोल करने में ये वीक हैं, फेल हो गए हैं, ये एक मनसबदार को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। मनसबदार जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि मनसबदार किस तरीके से कंट्रोल में नहीं है, क्या ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे लेकिन मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि सक्सेसर स्टेट्स हमें देखने को मिलेगा। अभी हम सक्सेसर स्टेट्स बहुत ही डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। बेसिकली तीन सक्सेसर स्टेट्स हम पढ़ेंगे, दैट इज दी अवध, बंगाल एंड ऑल आर दी सूबा। अवध सूबा, बंगाल सूबा, या अवध प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी एंड हैदराबाद। अभी हम इसकी बात आराम से डिटेल में आगे चल के करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वो फेल, ये फेलियर हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये फेलियर का प्रूफ क्या है कि औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे दे आर फेल्ड टू कीप मनसबदार अंडर चेक और टू कीप मनसबदार अंडर कंट्रोल। उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सक्सेसर स्टेट्स के तौर पर। अब यहाँ पे और भी चीज हम ये कह सकते हैं, मोटे तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप था। अब ये मान लो क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप बरकरार नहीं रह पा रहा है, दैट इज इफ किंग अनेबल टू सेटिस्फाई दी मनसबदार, मनसबदार को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो विद मतलब विद आप कह सकते हो डिजायर्ड जागीर्स और मनसब, then then could be disaffection और हमें डिसलॉयलिटी देखने को मिलती अमंग, कहाँ पे, मनसबदार में। मतलब ये देखने को मिला कि भैया अगर किंग जो है वो मनसबदार की मनसबदार को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, किसके चलते, जागीर के चलते या मनसब के चलते, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मनसबदार जो है वो डिसअफेक्शन दिखा रहा है या डिसलॉयल्टी दिखा रहा है। और हमने एग्जांपल यहाँ पे बात ही कर ली सक्सेसर स्टेट्स की।
सक्सेसर स्टेट्स की हमने यहाँ पे बात ही कर ली है। तो मतलब यहाँ पे हमें देखो क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज द मिलिट्री वीकनेस। अब मिलिट्री वीकनेस किसकी होगी? ऑफ मुगल्स की, मुगल एम्पायर की। अब यहाँ पे कैसे होगी? तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में 110% आ रहा होगा, कंटिन्यूअस वॉरफेयर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब सॉरी 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 औरंगजेब 5807। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर हमें देखने को मिल रहा है औरंगजेब का 5807 का। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे मिलिट्री जो है मिलिट्री रह भी गई है। मान लो औरंगजेब के बाद भी जो मिलिट्री है वो पुअर है। क्यों पुअर? क्यों पुअर है? क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी मिलिट्री रिफॉर्म हो ही नहीं रहा है। मिलिट्री रिफॉर्म हो ही नहीं रहा है। प्लस यहाँ पे क्या है, नो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि ना तो भाई आप मिलिट्री में कोई रिफॉर्म कर रहे हो, सुधार कर रहे हो। भाई विद टाइम एवरीथिंग नीड्स रिफॉर्म, हर एक चीज को रिफॉर्म चाहिए, तो मिलिट्री को भी रिफॉर्म चाहिए। और आपको टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना था, वो भी नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है ये मिलिट्री रिफॉर्म, क्यों नहीं हो रहा है मिलिट्री में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्यों नहीं हो रहा है? इसकी बात हम कहाँ करेंगे? जागीरदारी क्राइसिस की जब जब मैं बात करूंगा, जागीरदारी क्राइसिस आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको ये चीज बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये जो पीछे मैंने अभी तक आपको रीजंस बताए हैं, ये भी कहीं ना कहीं ओवरऑल सब मिला के हर चीज शामिल होती है, तब ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और एक और चीज हम इसमें जोड़ देंगे, नो ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स भी नहीं हो रहा है। दैट इज कि मिलिट्री को कैसे ऑर्गेनाइज करें, ये सारी चीजें भी नहीं हो रही हैं। और एक चीज हम और जोड़ेंगे कि मिलिट्री में ही हम और जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे हम, जो मैंने आपको बताया भी था, याद करिए, जब हमने आपसे बात की थी किसकी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तब मैंने ये चीज आपको बताई थी, मिलिट्री करप्शन। मिलिट्री करप्शन कौन कर रहा है? मनसबदार कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मनसबदार कर रहे हैं मिलिट्री करप्शन। दैट इज नॉट मेंटेनिंग आर्मी एज पर सवार। ये सवार के हिसाब से जो है आर्मी मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं जो आपके मनसबदार हैं। और प्लस और क्या रीजन हो सकता है? प्लस और क्या इसका नॉट मेंटेनिंग आर्मी क्या रिलेशन रीजन हो सकता है? दैट इज, आप कह सकते हो जागीरदारी क्राइसिस है, आप कह सकते हो जागीरदारी क्राइसिस है। दूसरा क्या है? डिसअफेक्शन है, या डिसलॉयलिटी है। किसका कारण? फॉर नॉट मेंटेनिंग आर्मी एज पर सवार, और इस वजह इसी को हम क्या कह रहे हैं? मिलिट्री करप्शन कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी मिलिट्री की बात होगी। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या बात कर ली। अब आप तो टोटल से क्विक रिवीजन मारते हैं। हमने सबसे पहले जो है औरंगजेब की पॉलिटिकल रोल की बात करी, जिसमें हमने औरंगजेब की पॉलिटिकल रीजंस देखे जिस वजह से डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हमें देखने को मिला। फिर हमने औरंगजेब के रिलीजियसली डिवाइसिव पॉलिसीज की बात करी, जिसमें हमने देखा एलिनेटेड मासेस, मासेस को अलग अलग कर दिया। किस कारणों से? जजिया टैक्स लगा के, टेम्पल्स को रिपेयर ना करके, और जो टेम्पल्स हैं उनको जमीनें ना एलोकेट करके, प्लस जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको डिमोलिश भी उसने किया। फिर हमने देखा कि एग्जीक्यूट किया उसने इंपॉर्टेंट लीडर्स को, जैसे कि नाइन्थ गुरु तेग बहादुर को 1675 में एग्जीक्यूट कर दिया, जो कि एक सिख गुरु थे। फिर हमने देखा कि संभाजी महाराज थे, जो कि हमारे जो है शिवाजी के बड़े बेटे थे, और उनको 3 साल का टॉर्चर करके 1689 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। दिस इज 989, 1689 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। और क्यों एग्जीक्यूट किया था? ये मेन रीजन
कि दोनों ने ही जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था, इसलिए एग्जीक्यूट कर दिया था। एक अगली चीज हमने देखी कि औरंगजेब था, औरंगजेब के जो सक्सेसर थे वो वीक थे, और औरंगजेब एक स्ट्रॉन्ग लीडर था। उसके टाइम में तो सारे मनसबदार कंट्रोल में थे, मिलिट्री मेंटेन हो रही थी, सब कुछ था, लेकिन वीक सक्सेसर्स होने की वजह से हमने देखा कि काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला उस एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। फिर टेरिटोरियल गेन्स थे जो औरंगजेब 5807 के, वो बैकफायर करते हुए देखने को मिले। क्यों? क्योंकि आपने एरिया तो बढ़ा दिया लेकिन वहां पे कोई रिफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, आपका वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन चल ही नहीं रहा है। प्लस जागीरदारी क्राइसिस भी उसका कारण एक बन रहा है। जागीरदारी क्राइसिस को अभी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी हमें देखने को मिला, दैट इज द गवर्नेंस फेलियर, दैट इज द फेल ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्पर्सनल लॉयल्टी थी ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ पर्सनल लॉयल्टी थी। यहाँ पे क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप काम कर रहा था, जिस वजह से मनसबदार काफी ज्यादा सेल्फिशली बिहेव करते थे। ठीक है, उसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे तो पोस्ट औरंगजेब के बाद हम देखेंगे कि सक्सेसर वीक थे। उसके बाद हम देखेंगे कि सक्सेसर वीक होने की वजह से जो मनसबदार थे वो जो सॉरी वीक सक्सेसर्स थे वो मनसबदार को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे थे, और उसका हमें प्रूफ देखने को मिलता है सक्सेसर स्टेट्स के तौर पर, दैट इज दी अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, जिनकी अभी हम बात डिटेल में करेंगे। अगर यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिली कि भाई इस तरीके का क्राइटेरिया चल रहा था कि अगर किंग जो है वो मनसबदार को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है जागीरी मनसब को लेकर, तो मनसबदार का हमें यहाँ पे क्रोध देखने को मिलता था, डिसअफेक्शन और डिसलॉयल्टी के तौर पर। डिसलॉयल्टी की बात जब मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब दैट इज दी नॉट मेंटेनिंग आर्मी एज पर दी सवार। फिर उसके बाद मिलिट्री वीकनेस ऑफ दी मुगल्स हमें देखने को मिला कि पहली कारण था कि भाई औरंगजेब जो है वो कंटिन्यूस वॉरफेयर में बिजी है, जिस वजह से मिलिट्री खत्म होती जा रही है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी। उसके बाद पुअर मिलिट्री भी यहाँ पे मैंने देखा, पुअर मिलिट्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री रिफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म नहीं। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म जैसे कि गन में, कैनन में या इन सब में कोई रिफॉर्म आना चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। कोई ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मिलिट्री करप्शन भी हमें देखने को मिला, जो कौन कर रहा है? मनसबदार कर रही है मिलिट्री करप्शन। क्या है इसका मतलब? दैट इज द नॉट मेंटेनिंग आर्मी एज पर दी सवार के तौर पर, जो है जितने सवार उनको दिए गए उस हिसाब से वो जो है आर्मी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और इसका हमें इसका ये जो है क्यों, क्या कारण था इसका कि वो लोग जो है आर्मी को मेंटेन नहीं कर रहे थे एज पर दी सवार, दैट इज दी पहला कारण था आपका जागीरदारी क्राइसिस, और अगला कारण आप कह सकते हो डिसअफेक्शन और डिसलॉयल्टी। क्योंकि जो पैटर्न है उनका, जो पैटर्न है मनसबदार वर्दी क्लाइंट, और जो उनका पैटर्न है दैट इज द किंग, वो उनको जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अगली चीज यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं, दैट इज दी फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म और फ्रेजाइल पॉलिटी। फैक्शनलिज्म और फ्रेजाइल पॉलिटी। फैक्शनलिज्म मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? दैट इज दी गुटबाजी या गुटबंदी या गुटबाजी, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। और फ्रेजाइल पॉलिटी मतलब वीक, कमजोर, ठीक है, कमजोर पॉलिटी है, गुटबाजी है, मतलब क्या हो रहा है? ग्रुप पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे, ग्रुप पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलेगी। मतलब क्या है? चलो देखते हैं हो क्या रहा है। ग्रुप पॉलिटिक्स के भी हम प्रूफ आगे देखेंगे, ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके बाद क्या होता है? पोस्ट औरंगजेब। अब औरंगजेब तो भाई चला गया, औरंगजेब के बाद कौन होंगे? उसके सक्सेसर्स होंगे, सक्सेसर्स होंगे, और जो क्या है? जो कि वीक हैं, जो क्या है? जो कि वीक हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? सक्सेशन डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। हमें क्या देखने को मिलेगा? सक्सेशन डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। उसके बाद अब सक्सेशन डिस्प्यूट हो रहा है क्योंकि सक्सेसर वीक है, और सक्सेसर वीक होंगे तो क्या होगा? फैक्शनलिज्म, या फिर इसको हम कह सकते हैं दैट इज फैक्शनलिज्म इंक्रीज होगा कि नहीं? इंक्रीज होगा। फैक्शनलिज्म क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पे सक्सेशन डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। ब्रदर 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 चाह रहे भाई मैं किंग बन जाऊं, मैं किंग बन जाऊं, मैं किंग बन जाऊं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों, इन सबके बीच में क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगी, इन सबके बीच में कंपटीशन होगा, आपस में ही कंपटीशन हो रहा है कि भाई मैं अगला एम्परर बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, ठीक है। और हमने बात करी थी जब मैंने पहली क्लास ली थी, जो सेकंड क्लास आप कहेंगे, तो मैंने बात की थी कि मुगल्स लोग किस सक्सेशन प्रोसीजर को अपनाते थे? कॉपर सनरी या प्राइमोजेनिचर? कॉपर सनरी किसको अपनाते थे? वन मिनट,
कॉपर्सनरी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, कॉपर्सनरी को अपनाते थे, ठीक है, प्राइमोजेनेचर को नहीं अपनाते थे। कॉपर्सनरी मतलब क्या था कि सारे के सारे बच्चों में क्या होगी, प्रॉपर्टी बराबर से डिवाइडेड होगी। तो एक बच्चा क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि भाई बाकियों को हटा दो रास्ते से, तो मैं किंग बन जाऊंगा, ठीक है, मैं किंग बन जाऊंगा। तो मतलब क्या है, तो ये भी कॉपर्सनरी भी कहीं ना कहीं कारण बनेगा कि नहीं, फ्रैक्शनल पॉलिटी का, बिल्कुल बनेगा। तो सक्सेशन डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, फैक्शनलिज्म हो रहे हैं, वीक सक्सेसर है, मनसबदार को कंट्रोल में रख नहीं पा रहे हैं और उसी चीज से क्या हो रहा है कि ये फैक्शनलिज्म पॉलिटी को और ज्यादा इंक्रीमेंट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, अभी हम देखते हैं। अब इससे फैक्शनलिज्म इंक्रीज से क्या हो गया, कंपटीशन, कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मनसबदार्स। अब मनसबदार्स के डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों कंपटीशन हो रहा है, अभी देखते हैं। एग्जांपल, डिफरेंट ग्रुप्स के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ईरानी ग्रुप, तुरानी ग्रुप। क्या आप बता सकते हो ओरिजिनली किस ग्रुप के थे, ओरिजिनली मुगल्स किस ग्रुप के थे? अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी ग्रुप्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरीके के जो है ग्रुप्स थे किसमें, मुगल कोर्ट में, और इनका आपस में कंपटीशन है। क्यों कंपटीशन है, बिकॉज wanted wanted their favorite to be the next emperor। अपने फेवरेट को अगला एम्परर बनाना चाहते हैं, प्लस नहीं तो फिर क्या चाहते हैं, इन्फ्लु इन्फ्लुएंस ओवर द एग्जिस्टिंग एम्परर। नहीं तो क्या चाहते हैं कि भाई जो एग्जिस्टिंग एम्परर है उस पर इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहते हैं, या फिर जो अपना नेक्स्ट एम्परर है उसको उसको तय करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप चल रहा है। अगर इनका फेवरेट, यहाँ पे पर्सनल लॉयल्टी चल रही है, अगर इनका फेवरेट सीट पर बैठेगा, थ्रोन पर बैठेगा, तो इनको अपने मन मुताबिक मनसब मिलेगा, अपने मन मुताबिक जागीर मिलेगी। दिस वॉज दी कोर रीजन। तो बहुत ही बड़ा दुश्मन बना था मुगल एम्परर के लिए क्या, क्लाइंट पेट्रोल रिलेशनशिप, दैट इज द पर्सनल लॉयल्टी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, क्यों इन्फ्लुएंस बना के रखना चाहते हैं, बिकॉज बिकॉज दे कैन दे कैन एक्सट्रैक्ट बेटर मनसब्स एंड जागीर। भैया बेटर मनसब मिल जाए, बेटर जागीर मिल जाए। अब और भी चीज, और क्या फैक्शनलिज्म देखने को मिला, मनसबदार तो चाहते ही थे, कंपटीशन मनसबदार में तो था ही, प्लस किस में था, कंटेंडर्स में भी तो था। कंटेंडर्स मींस जो खुद किंग बनना चाहते हैं, उनमें भी तो था, दैट इज सक्सेसर्स के बीच में, सक्सेसर्स के बीच में भी तो कंपटीशन है ना, कि भाई मैं बनूंगा अगला किंग। क्यों, अब ऐसा वो चाहते हैं, वो क्योंकि अगला किंग, वो क्या करेंगे, उसके लिए उनको क्या चाहिए, ऑल्सो वांटेड दी सपोर्ट ऑफ दी मनसब दास। अब ये क्या होगा, इनका सपोर्ट ये चाहेंगे, कौन, कंटेंडर्स चाहेंगे कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मनसबदार्स का सपोर्ट हो। क्यों, क्योंकि मनसबदार्स हैव आर्मी, क्योंकि मनसबदार्स के पास क्या है भाई, आर्मी है। और बिना आर्मी के स्टेट कुछ भी नहीं, बिना आर्मी के स्टेट कुछ भी नहीं। अब इनके पास आर्मी है, जितने ज्यादा मनसबदार इनके पास होंगे, मान लो सक्सेसर 1 है, सक्सेसर 2 है, सक्सेसर 3 है, इसके पास 100 मनसबदार हैं, और हाई रैंकिंग मनसबदार हैं इसके पास 80, मान लो 80 मनसबदार हैं, इसके पास 50 मनसबदार हैं। तो भाई किसके पास मिलिट्री ज्यादा होगी, इसके पास। अगर ये हाई रैंकिंग, ऑफकोर्स रैंक पे निर्भर करता है, जिसके पास मिलिट्री ज्यादा होगी उस सक्सेसर का इन्फ्लुएंस होगा और वो नेक्स्ट किंग बन जाएगा। यही तो होगा, बिल्कुल सेम यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंटेंडर भी जो है वो मनसबदार का सपोर्ट चाह रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें भाई, दोनों को मिला लें, तो यहाँ में देखने को क्या मिल रहा है, ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है हमें, फैक्शनल पॉलिटी देखने को मिल रही है हमें इन मुगल कोर्ट में।
मुगल कोर्ट में हमें क्या देखने को मिल रही है, फ्रैक्शनल पॉलिटी हमें देखने को मिल जा रही है। तो इस तरीके से आप जो है चार्ट्स का, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं एग्जाम में और आपको बढ़िया बढ़िया नंबर मिल जाते हैं। प्लस और क्या करते हैं, और एक चीज और हुई फ्रैक्शनल पॉलिटी में, एक पॉइंट और जोड़ना चाहिए। वो क्या जोड़ना चाहिए, अब मान लो कुछ सारे मनसबदार एक जैसे तो नहीं थे ना, कुछ मनसबदार एबल थे, काफी पावरफुल थे। तो उन्होंने क्या किया, जो एबल मनसबदार थे, जो एबल मनसबदार थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्ट किया कैसे, सेल्फिशली। इन्होंने सेल्फिशली एक्ट किया, क्यों, दैट इज कैसे हमें पता लगा, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल अथॉरिटी दे फोकस्ड ऑन carving out their own प्रिंसिपैलिटीज। प्रिंसिपैलिटीज मतलब कोई बता सकता है, कोई कमेंट में बताना, बाकी मैं बता देता हूँ। कोई भी स्टेट हो, अ स्टेट दैट इज रूल्ड बाय अ प्रिंस, जो कि प्रिंस के द्वारा रूल हो जाए उसको प्रिंसिपैलिटी बोलते हैं। किंग नहीं है वो। जैसे कि जब हमारा देश आजाद होगा, या जब ब्रिटिश सरकार थी, तो हैदराबाद वगैरह ये सब क्या थी, प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है, तो उनको कौन रूल कर रहा था, प्रिंस, नॉट द किंग। किंग कौन था, किंग कौन था, किंग था जो इंग्लैंड का किंग था, वही ब्रिटेन का जो किंग था वही किंग था। ठीक है, वैसे यहाँ पे किंग कौन है, किंग कौन है, द मुगल एम्पर। और बट प्रिंसिपैलिटीज को रूल कौन कर रहा है, दी जो भी गवर्नर है, नवाब है, जो भी, जिनकी हम बात आगे करेंगे। तो यही लोग कौन है जिन्होंने एक्ट सेल्फिशली किया, ये पावरफुल हैं, इनके पास आर्मी है बढ़िया से, इनके पास बढ़िया जागीर है, इनके पास बढ़िया मनसब है। यही लोग आगे चल के कौन बनेंगे, सक्सेसर स्टेट्स, दैट इज दी अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। यही लोग आगे चल के सक्सेसर स्टेट्स बनेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो है जो क्या क्या रीजंस बने फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स के लिए। और एक चीज और यहाँ पे बतानी है, एक चीज और यहाँ पे बतानी है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। अब इन्होंने सेल्फिशली क्यों एक्ट किया है, क्योंकि यहाँ कोई भी पर्सन इम्पर्सनल लॉयल्टी नहीं है, यहाँ पे पर्सनल लॉयल्टी है। इनको एम्पायर से कोई प्यार नहीं है, इनको एम्पायर से कोई लगाव नहीं है, इनको एम्पायर से कोई मतलब नहीं है। आज टूट जाए, कल टूटना हो तो आज टूट जाए। इनको मेन मतलब किससे है, अपनी प्रिंसिपैलिटीज को मेंटेन करने में, अपनी प्रिंसिपैलिटीज को मजबूत करने में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट पेट्रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और इनको जो है मनसब मिल रखा है, इनको जो है जागीर मिल रखी है, इनको जो है आर्मी मिल रखी है। भाई आर्मी से इनके पास एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जागीर से इनके पास मॉनेटरीली स्ट्रेंथ है, मनसब से इनके पास पावर है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। जब हर एक स्ट्रेंथ है तो इनके पास पावर की कमी क्या है, इसीलिए आगे चल के सक्सेसर स्टेट बन जाते हैं, अपना खुद में ही राज करने लगते हैं। ठीक है, मुगल्स को कुछ मानते ही नहीं है, हालांकि मुगल की अथॉरिटी के अंदर ही काम करेंगे। अभी हम सक्सेसर स्टेट्स को आगे चल के बहुत ही बढ़िया से बात करेंगे। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है, वो है जागीरदारी क्राइसिस। भैया सबसे बड़ा जो डिक्लाइन का कारण माना जाता है वो इसी को माना जाता है, दैट इज द इकोनॉमिक। भैया जब आपके पास पैसा ही नहीं है, आप राज क्या करोगे, इकोनॉमिक क्राइसिस ये बहुत बड़ा कारण माना जाएगा किसका, डिक्लाइन ऑफ द मुगल का, जिसकी बात हम कब करेंगे, कल करेंगे। और बाकी आप ये देख लीजिएगा, आप रिवीजन करिएगा। आई होप आपको मैंने बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही आसान भाषा में, और इसीलिए मैंने आपको चार्ट में पढ़ा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज क्लास देख लीजिएगा, तो आपको ये और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और इसी तरीके से हम चार्ट्स के थ्रू इजी वे में हम जो है पूरा हिस्ट्री को कवर करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, क्लास अच्छी लगी हो और तो फिर आप जो है इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। और ठीक है, जय हिंद, जय भारत।